गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कुलगुरु पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की इन पंक्तियों को सार्थक करती है पिछले 2 दशकों से अनवरत चली आ रही हमारी अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला। कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से और पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के इस 6ठे दिवस की वैचारिक यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान माला का उद्देश्य समाज में जागरूकता और सामाजिक मूल्यों की प्रासंगिकता को आज की चुनौतियों के संदर्भ में समझने और उन पर चर्चा करना है। ये व्याख्यान माला सद्भावना के संदेश को प्रसारित करती है। ये आयोजन हमें अपने भीतर झांकने और सामाजिक सुधार के लिए कई दिशाओं को खोजने का अवसर प्रदान करती है। श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी और श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए आप सभी सद्भावना प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप इस विचार मंथन के आयोजन में सहभागी बने हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज के सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा जी। न्याय के क्षेत्र में आपकी निष्पक्षता और समाज उपयोगी दृष्टिकोण ने आपको एक नई पहचान दी है। आज आप न्यायिक सक्रियता और निर्णयों का समाज पर प्रभाव जैसे गंभीर और विचारोत्तेजक विषय पर हमें अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। संस्था परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी। आपने न्यायिक प्रक्रिया को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा देने में अद्वितीय योगदान दिया है। हम आप दोनों महानुभावों का हृदय से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति को इस व्याख्यान माला का गौरव मानते हैं। एक बार पुनः संस्था परिवार की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब आइए कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रूप से आस्था का दीप प्रज्वलन करने से करते हैं। ये दीप न केवल हमारे विचारों को प्रकाशमान करेगा, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवि कुलगुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और संस्थान के पितृ पुरुष माननीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की स्मृतियों को भी नमन करेगा। अब हमारी परंपरा के अनुसार एक प्रेरणादायी देशभक्ति गीत से व्याख्यान माला का आरंभ करते हुए अनुरोध है संस्थान की आदरणीय शिक्षिकाओं से कि वे आएं और एक सुंदर और प्रेरक गीत प्रस्तुत कर इस आयोजन को नई ऊर्जा प्रदान करें। धर्म तो एक ही सच्चा, एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत में दीन जन जित
हम जगत को प्यार देवे हम सभी को बंधु माने हम जगत को प्यार देवे हम प्रभु संतान है सारे सभी जन है उसे प्यारे प्रभु संतान है सारे सभी जन है उसे प्यारे भला क्यों नीच माने हम जगत को प्यार देवे हम भला क्यों नीच माने हम जगत को प्यार देवे हम धर्म का सार यही है सत्य का सार यही है धर्म का सार यही है सत्य का सार यही है पराठी प्राण देवे हम जगत को प्यार देवे हम पराठी प्राण देवे हम जगत को प्यार देवे हम धर्म तो एक ही सच्चा जगत को प्यार देवे हम जगत को प्यार देवे हम जगत को प्यार देवे इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मुख्य वक्ता के रूप में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है माननीय न्यायमूर्ति श्री टीपी शर्मा जी का। आपका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ और आप शुरुआत से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। न्याय विभाग के विभिन्न पदों पर आपने सफलतापूर्वक कार्य किया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के रूप में भी आप पदस्थ रहे हैं। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के प्रथम सचिव भी आप नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ राज्य न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी और समय समय पर ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए आप लगातार न्याय क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आए हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार आप सक्रियता से अपनी भूमिका निष्ठा से निभा रहे हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री टीपी शर्मा जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त के पद पर भी पदस्थ रहे हैं और आज ऐसी न्याय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले व्यक्तित्व को सुनने का सुअवसर हमें मिला है। हम पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो वो क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता माननीय न्यायमूर्ति श्री टीपी शर्मा जी हमें अपने विचारों से प्रेरित करेंगे। न्यायिक सक्रियता और निर्णयों का समाज पर प्रभाव ऐसे गहन और महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचार न केवल हमारी समझ को और समृद्ध करेंगे बल्कि नई दिशा भी प्रदान करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि मंच पर आएं और हमें मार्गदर्शित करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री टीपी शर्मा जी। श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ एवं पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के स्मृति में आयोजित व्याख्यान के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी। आज का विषय है न्यायिक सक्रियता एवं निर्णयों का समाज पर प्रभाव। मूल रूप से न्यायिक सक्रियता, निर्णय, ये सब न्याय से संबंधित शब्द हैं। न्याय की आवश्यकता क्यों है और न्याय क्या है, पहले हम इसे देखें। तो न्याय सामान्य रूप से हर जगह आवश्यक नहीं है। पहले मनुष्य हुआ, मनुष्य पर परिवार बना, परिवार से समाज, समाज से शहर, राज्य, देश और ये विश्व बना। मनुष्य को अनुशासित करने के लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसे अनुशासित करने के लिए प्रकृति पर्याप्त है।
गर्मी में उसको ठंड चाहिए, ठंड में गर्मी चाहिए, बरसात में बचने के लिए जगह चाहिए, उसे अनुरूप अपने भोजन चाहिए, ये सब प्रकृति उसका व्यवस्था करती है। मगर जब मनुष्य परिवार से जुड़ता है, परिवार में एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, वो परिवार कैसे जिए। उसके जीने के लिए उसके अनुशासक जो होते हैं बुजुर्ग होते हैं। यही जब आगे बढ़ के समाज बनता है तो प्रथम स्थान समाज में न्याय का स्थान आता है, क्योंकि समाज को अनुशासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें किसी न किसी पद्धति की आवश्यकता होती है जो सबको समरूप ठीक कर सके। यहीं से न्याय प्रारंभ होता है। हम बड़े बारीकी से देखें तो न्याय समाज शास्त्र का एक छोटा सा शाखा है, जिसके कारण पूरा समाज सुरक्षित रहता है, नियंत्रित रहता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है, उनके अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। जब हम न्याय को आगे बढ़ाते हैं तो समाज के लिए सामाजिक न्याय होता है, राज्य के लिए राज्य का न्याय होता है, देश के लिए केंद्रीय न्याय होता है और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय होता है। न्याय वस्तुतः न्याय को देखा जाए तो न्याय समता, बुनियादी अधिकारों की रक्षा, सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, इन सबकी जो सुरक्षा करता है उसे मूल रूप से न्याय कहते हैं। न्याय के अंतर्गत कानून जितने बनते हैं उसे विधि कहते हैं। विधि में सबसे बड़ा चीज है वो युक्तियुक्त हो, निष्पक्ष हो, इम्पॉसिबल मत हो और राज्य, समाज तथा जनता के हित में होना चाहिए। न्याय मूल रूप से न्यायाधीश करता है। ऐसा तो कहा जाता है कि मूल न्याय ईश्वर करता है और ईश्वर के बाद न्याय यदि कोई करता है तो न्यायाधीश करता है। न्यायाधीश यदि न्याय करता है उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए जिससे वो न्यायाधीश है। सबसे पहला तो वो अपने गुणों के संबंध में स्वतंत्र रहे, बिना दबाव के काम कर सके, निष्पक्ष रहे, ईमानदारी से काम करे, उसकी काम करने की प्रॉपर्टी हो, उसमें समानता का एक गुण हो कि समानता के साथ व्यवहार करे और उसमें योग्यता हो, कर्मठ हो। इतने गुण होंगे तब वो न्यायाधीश कहलाएगा। न्यायाधीश कार्य करता है, निर्णय देता है। अब हम मुख्य स्थान पे आते हैं कि ये न्यायिक सक्रियता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, हम इसे कब इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके विषय में जब देखते हैं, जब हमारे लोकतंत्र के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। जब कार्यपालिका और विधायिका अपना कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं, असफल हो जाते हैं, किन्हीं कारणों से वो कार्य प्रभावशाली रूप से नहीं कर सकते हैं, तब न्यायपालिका का कार्य प्रारंभ होता है और न्यायिक सक्रियता से वो अपने कार्य संपादन कर कुछ समय के लिए न्याय विधायिका और कार्यपालिका का भी काम कर लेते हैं। मूलतः यही न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता के लिए आवश्यक है कि वो जनहित में हो। जब तक जनहित न हो, राज्य हित न हो, देश हित न हो, तब तक न्यायिक सक्रियता नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर बारीकी से देखें तो न्यायिक सक्रियता महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, जेल में कैदी के संबंध में, स्लम एरिया के रहने वालों के संबंध में, फुटपाथ पर रहने वालों के संबंध में ही ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि इनको अपने अधिकार के संबंध में पता नहीं, अथवा इनके अधिकारों का हनन अक्सर होते रहता है और इनके अधिकारों का हनन कार्यपालिका द्वारा लगातार किया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा देने के लिए न्यायपालिका समय समय पर सामने आती है। वैसे तो न्यायपालिका को किसी व्यक्ति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर ही न्याय देना चाहिए, मगर जब ऐसी परिस्थिति न हो, दरवाजा खटखटाने वाले न हो, तब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है वो जहाँ से भी उसको जानकारी मिलती है, मूल रूप से पत्रिका से, समाचार से, पत्र से, आपके टीवी चैनल से, यदि कोई जानकारी मिलती है कि कहीं किसी के अधिकार का हनन हो रहा है जहाँ न्यायपालिका को हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो न्यायपालिका सामने आती है और हस्तक्षेप करती है। सबने सुना होगा कि बिहार का खोड़वा कांड, जिसमें न्यायपालिका सामने आई थी, विशाखा कांड, जिसमें कार्यस्थल में करने वाले महिलाओं के लिए उनके यौन हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, ये न्यायपालिका स्वयं होकर सामने आई थी।
सब जानते हैं कि गुरु गोलकनाथ कांड, जिसमें संविधान के मूल ढांचा है, उसमें ही संशोधन का प्रयास किया गया था, जिसे रोकने के लिए ये सामने आए थे कि आप मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्पीडी जस्टिस के लिए कि न्याय शीघ्रता से होना चाहिए, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने बार बार निर्देश दिया है कि यदि आपने समय पर न्याय नहीं दिया, वो न्याय के डिनायल है, तो आप समय पर न्याय दिए। न्यायालयों को निर्देश दिया गया है। न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में नियम बने थे, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी। केहर सिंह साहब की अध्यक्षता में निर्णय दिया गया था कि आप संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और उस कानून को ही रद्द कर दिया गया था। तो न्यायिक सक्रियता तभी आती है जब विधायिका या कार्यपालिका अपने कार्य क्षेत्र से हट के काम करती है, अपनी मर्यादा से हट के काम करती है, या कार्य नहीं करती है, या प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इन परिस्थितियों में न्यायपालिका को सामने आना पड़ता है। न्यायिक सक्रियता के साथ साथ न्यायालय को दूसरी चीज देखना पड़ता है, वह है न्यायिक संयम। जब आप न्यायिक सक्रियता करते हैं तो अपने संयम को साथ रखें कि आप दूसरे के क्षेत्र में जो उनका कार्य है उसमें कितना दखल दे सकते हैं, जो होता अधिक आवश्यकता है। आप उसे रूटीन में ऐसा दखल न दें जिससे दूसरे का क्षेत्र प्रभावित होता रहे। न्यायिक सक्रियता के लगातार उदाहरण हैं, जिसमें समय समय पर न्यायालय अपना कार्य करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाकर दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की है। मैं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में न्यायाधीश के रूप में पदस्थ था। वर्ष 2014 में बिलासपुर में नसबंदी शिविर हुई। नसबंदी के बाद में 5-6 महिलाओं की मृत्यु हो गई। पेपर में बड़े जोर शोर से प्रकाशित हुआ कि यहाँ महिला मरी, यहाँ महिला मरी, सब नसबंदी के शिकार थे। मेरे घर में भी पेपर आया। मैं उस पेपर को लेकर कोर्ट गया। कोर्ट में स्वमेव होकर उस पत्र के पेपर का आधार पर प्रकरण दर्ज किया, रिट दर्ज किया और डायरेक्शन देना चालू किया। मैं सबसे पहले हेल्थ विभाग को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको नोटिस देके खड़ा किया और उनको कंपेल किया। वो जहाँ जहाँ नसबंदी हुई, जिन जिन महिलाओं की नसबंदी हुई है, उनके घर जाकर पता लगा कि उनकी परिस्थितियाँ क्या है, उनके साथ क्या हुआ है, उनकी तबीयत कैसी है, वो जीवित है क्या है, और उनका सुचारू रूप से तत्काल उपचार कराएं। न ही केवल उपचार कराएं, उनके साथ उनके अटेंडेंट हैं, उनके साथ जो डॉग हैं, उनके लिए भी केयर टेकर के रूप में ध्यान दें। एक नोडल अफसर बनाएं जो सभी परिस्थितियों को यह बात करे कि इसके कुपरिणाम बढ़े मत। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि सिप्रोसिन नामक एक दवाई थी जिसका बुरा प्रयोग हुआ था, और उसे वह एक जहर के रूप में काम किया था, जिससे महिलाओं की मृत्यु हुई थी। मैंने अपने लीगल एड शाखा को डायरेक्शन दिया और गांव में बिट एंड ड्रम से ढोल बजवाकर उन दवाइयों को उनके बड़े बड़े पॉम्पलेट छपाकर दिखवाकर उनको जब्त करवाया, इकट्ठा करवाया। स्थिति ये बनी थी कि गांव में जब हमारे आदमी जाते थे और ढोल बजाकर या लोगों को इकट्ठा करके पूछते थे कि भाई ये दवाई आपके घर है क्या, गांव वाले अपने घर से दवाई ला कर रखते थे। इन दवाइयों को भंडारण किया गया और उसके मेडिकल विभाग में सौंपा गया। इन दवाइयों का नष्ट कीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए, तब जाके लोगों की जान बची। उस कार्रवाई को इस संबंध में बड़ा उल्लेखनीय शब्द बात यह रही कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका प्रस्तुत हुई कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड में बहुत सारी महिलाओं की डेथ हुई, तो आप संज्ञान लिया जाए। सौभाग्य की बात है कि उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बैठे थे, वो छत्तीसगढ़ में ही मुख्य न्यायाधीश रहे हुए थे। उन्होंने कहा भी पहले जानकारी ले ली जाए कि छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उनको पता चला कि मेरे बेंच द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पूर्ण कार्रवाई की गई। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट अंतरित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दिशा निर्देश दिया। ये न्यायिक सक्रियता का, तात्कालिक न्याय सक्रियता का ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे ही नेशनल हाईवे में टोल टैक्स का एक वसूली का प्रकरण चल रहा था। लगभग 2 साल से वह प्रकरण चल रहा था, दूसरे बेंच के समक्ष था। जैसे कि होता है कि एक ने ए कहा, दूसरे ने बी कहा, फिर ए कहा, फिर बी कहा, इस तरीके से उत्तर प्रत्युत्तर में 2 साल गुजर गया। न रोड सुधरा, न टोल टैक्स की वसूली रुकी। टोल टैक्स वाले चाहते थे कि किसी भी तरीके से टोल टैक्स लेते रहे, हम हमारा कार्य समाप्त हो जाए तो हम चले जाएं। बीओटी के सिस्टम से बना हुआ सड़क था। जब मेरे पास उसका रोस्टर आया, मैंने सबसे पहले पूछा कि भैया आपने सड़क का निर्माण घटिया किया है, तो आप ये कैसे टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब इसमें आर्बिट्रेशन क्लास है, आर्बिट्रेशन क्लास का हमसे पैसा ले लीजिए। हमने कहा हम लेने को तैयार हैं,
ये आर्बिट्रेशन क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वस्तुतः ये पूरी पब्लिक के लिए है। आप छत्तीसगढ़ के पब्लिक के लिए 50-50 लाख रुपए के हिसाब से दे दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। वो पीछे हट गए, दे भी नहीं सकते थे। मैंने तत्काल ऑर्डर कर दिया कि जो भी टोल टैक्स की वसूली हो रही है उसे प्रतिदिन नेशनलाइज बैंक में जमा किया जाए, उसे बिना न्यायालय के आदेश से न वसूल निकाला जाए। वो काम गए, आगे पीछे किए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को कंफर्म कर दिया और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो न्यायिक सक्रियता जहां आपको आवश्यकता है वहां दमखम के साथ करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। न्यायिक सक्रियता तात्कालिक होना चाहिए, लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। जहां आवश्यक है वहीं जनहित में, जन सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में, राज्य की सुरक्षा में ही किया जाना चाहिए। न्यायिक सक्रियता के समय न्यायिक संयम भी रखा जाना चाहिए कि हमारा अतिक्रमण इतना अधिक न हो कि हम दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे के कार्य शक्ति में अधिक दखल दे रहे हैं या अनावश्यक दखल दे रहे हैं। हम इतना यदि करते हैं तो हमारी न्यायिकता हमेशा सार्थक रहेगी। हमारा जो निर्णय होते हैं न्यायालयों के, उच्च न्यायालयों के निर्णय, उच्चतम न्यायालयों के निर्णय, उसका समाज पर क्या प्रभाव होता है। जितने जनहित के प्रकरण हैं उसमें तो मामलों के निर्णयों का प्रभाव समाज पर पूर्णतः होता है। वस्तुतः बड़ी बारीकी से देखा जाए तो हमारे पूरे निर्णय समाज पर, कार्यपालिका पर, सभी पर बंधनकारी है, उसे मानना बाध्यकर है। हमारे निर्णय से जनहित की रक्षा होती है, उनके अधिकारों की रक्षा होती है। हमारे निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कार्यपालिका को न जान चाहते हुए भी निर्णय को मानना पड़ता है, उसे प्रभावशील बनाना पड़ता है, उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। जब तक निर्णय बंधनकारी नहीं होगा, जब तक हमारे निर्णय डायरेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो प्रभावशील नहीं होंगे और वो कार्य में परिणित नहीं होंगे। हमें निर्णय सोच समझकर, बारीकी से सब तथ्यों को समझकर और उसके संबंध में लगे कानून को देखते हुए निर्णय देना चाहिए, जिससे न समाज को हानि हो, न कार्यपालिका को तकलीफ हो, न किसी को अनावश्यक लाभ हो। बार बार हमें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसमें कार्यपालिका की ड्यूटी है वो अपना काम करे। हमें सिर्फ कभी कभी निर्देश दे देना चाहिए। हमारे निर्णय जितने होते हैं उसका मूल्य अत्यधिक होता है। उन निर्णयों को पालन करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। कार्यपालिका उनसे किस स्तर तक अच्छे तरीके से पालन कर रही है ये भी देखना हमारा काम है, अन्यथा हम उसे कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाकर कार्य पूरा कर सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले सबने देखा है, अयोध्या कांड में निर्णय हुआ, देवकी जन्मभूमि कांड जिसको कहते हैं। उच्चतम न्यायालय विशाल खंडपीठ ने निर्णय दिया है। बड़ी बारीकी से देखें तो पूर्णतः वो विधिक आधारित निर्णय है। उसमें सबसे पहले देखा गया है कि इस समय ये घटना घटी थी जिसमें मंदिर टूटे थे, मस्जिद बना था, या मंदिर मस्जिद का विवाद आया था, क्या उस समय से लोगों के बीच विवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यह मूल रूप से बारीकी से देखा गया और ये पाया गया कि किसी पक्ष का पोजीशन एडवर्स नहीं है, दोनों पक्ष उसमें डिस्प्यूटेड पोजीशन में थे। उसी को आधार करते हुए न्यायालय ने एक पक्ष के संबंध में निर्णय दिया, मगर उसके साथ साथ आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए उन्होंने दूसरे पक्ष के लिए केंद्र को स्थान सुरक्षित करने और उन्हें अपने लिए अपना पूजा स्थल बनाने के लिए डायरेक्शन दिया। ये निर्णय पूरे देश में प्रभावशील हुआ, सबने इसको उत्साहित रूप से लिया, सबने माना एक बहुत उचित निर्णय है। ऐसे निर्णय जो जनहित के निर्णय होते हैं हमेशा समाज पे बड़े बारीकी से और गहराई से प्रभाव डालते हैं, और गहराई से प्रभाव डालने के कारण समाज फायदे में रहता है, जनता को फायदा मिलता है, गरीबों को फायदा मिलता है, स्लम एरिया वालों को फायदा मिलता है, फुटपाथ वालों को फायदा मिलता है, जो मूल रूप से जेल न्यायालय के दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं उनको फायदा मिलता है। हमारे जितने न्यायिक निर्णय प्रभावशील निर्णय हुए हैं या हमारे न्यायिक सक्रियता के जितने निर्णय हैं वो इन्हीं क्षेत्रों पर ज़्यादा है। यदि हम देखें तो बार बार आज 20 वर्षों से 25 वर्षों से किशोर न्याय के संबंध में कानून केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर बनाए गए हैं। पहली बार उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आपने कानून कैसा बनाइए, दूसरी बार बनाइए ऐसा बनाइए, तीसरी बार कहा ऐसा बनाइए, तो हमारे निर्णय के आधार पर ही नए नए कानून बने हैं। प्रकाश सिंह के निर्णय के आधार पर पुलिस अधिनियम पूरे देश में बना है, अन्यथा हमारा पुलिस अधिनियम ब्रिटिश जमाने से पुराना चला आ रहा था, जो इफेक्टिव नहीं था, इनइफेक्टिव हो गया था। उसे पूर्ण इफेक्टिव बनाने के लिए
प्रकाश सिंह द्वारा उच्चतम न्यायालय में दरवाजा खटखटाया गया। और प्रकाश सिंह तो कोई वैसा व्यक्ति नहीं थे जो पुलिस अधिनियम से फायदे ले सके या घाटा ले सके, लेकिन उसके आधार पर पूरे देश के लिए एक कानून बनाने का निर्देश दिया गया, जिसके पालन में हर राज्य द्वारा अलग अलग कानून बनाया गया। हालांकि सब कानून समरूप हैं और सभी एक बराबर के ही हैं, लेकिन एक प्रभावी कानून का रूप तो लिया। तो बारीकी से देखा जाए तो हमारे सभी निर्णय, हमारे जनहित के निर्णय समाज में पूर्ण प्रभाव रखते हैं, कार्यपालिका को विवश कर देते हैं, वो कार्रवाई करे और कार्रवाई के अनुसार ही जनहित को, जनता को फायदा देता रहे। आज का विषय न्यायिक सक्रियता और निर्णयों का समाज पर प्रभाव विशद सब्जेक्ट विषय है। कभी कभी न्यायिक सक्रियता के संबंध में या अक्सर न्यायिक सक्रियता के संबंध में कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा अथवा जनता द्वारा आलोचना की जाती है और न्यायाधीश आलोचना के शिकार होते हैं। न्यायाधीशों को आलोचना के शिकार होने से, आलोचना होने से नहीं डरना चाहिए। जहां आवश्यक हुआ वहां तत्काल न्यायिक सक्रियता का कार्य करना चाहिए और न्यायिक सक्रियता के द्वारा जनता के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। इस सब्जेक्ट में मुझे अनेक अवसर दिया गया। मैं इस आयोजकों का आभारी हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री आलोक वर्मा जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके गहन विचारों और मार्गदर्शन के लिए। निश्चित तौर पर आपके वक्तव्य से हमें न्याय क्षेत्र के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला, जो निश्चित तौर पर न्याय क्षेत्र में हमारी समझ को और समृद्ध बनाता है। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का। आज के आयोजन की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी। आप एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ हैं एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपने विधि एवं न्याय के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया है। आपने मध्य प्रदेश राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा में बहुमूल्य योगदान दिया एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं भी आपने दी हैं। आप विभिन्न पदों जैसे उप सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, उप रजिस्ट्रार नेशनल जुडिशियल अकादमी, आयुक्त विभागीय जांच मध्य प्रदेश शासन, निदेशक अभियोजना मध्य प्रदेश शासन सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर सक्रियता से कार्य कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी भोपाल के अपीलीय प्राधिकरण के रूप में आपने कार्य किया है। माननीय न्यायमूर्ति आलोक वर्मा जी न केवल न्याय के प्रति समर्पित रहे हैं, बल्कि आपने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपसे अनुरोध है कि आप आएं एवं अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी। मैं जस्टिस आलोक वर्मा हूँ। मैंने न्यायिक सेवा वर्ष 1981 में ज्वाइन की थी। मेरी नियुक्ति सिविल जज क्लास 2 के रूप में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हुई थी। तत्पश्चात विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्ष 2014 में मैं माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुआ, जहां से मैं 2017 में नवंबर 27 को मैंने अपना पद त्यागा। सर्वप्रथम मैं प्रमुख वक्ता माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री बीपी शर्मा, गणमान्य श्रोताओं और व्याख्यानमाला समिति के आयोजक को संबोधित करता हूँ और मैं कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ एवं स्वर्गीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में भारतीय ज्ञानपीठ, श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी एवं श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति उज्जैन द्वारा आयोजित इस 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला 2024 के आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस व्याख्यानमाला में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मेरे पूर्व वक्ता माननीय न्यायमूर्ति श्री टीपी शर्मा साहब ने विस्तार से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वास्तव में है क्या
और उन्होंने ये भी बताया कि इसके उपयोग के समय न्यायालय को और न्यायाधीशों को क्या सावधानी रखना चाहिए। उनके विस्तार की चर्चा के बाद मैं अब कुछ उसमें जोड़ना चाहूँगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कंजर्वेटिव व्यू था जुडिशरी के बारे में, कि जुडिशरी में न्यायालयों में वह व्यक्ति जाता है जो पीड़ित होता है वह स्वयं जाता है और न्याय की गुहार करता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा उन्होंने रिलैक्स किया और ऐसे मामलों में जहाँ पे लोक हित इन्वॉल्व था वहाँ पे उन्होंने सीधे याचिका ऐसे व्यक्ति से स्वीकार की जो उसको उठाना चाहता था। पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट जी वसंता द्वारा तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति एस रामचंद्र अय्यर, जो उस समय मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, के विरुद्ध प्रस्तुत की और यह याचिका 1967 में प्रस्तुत की गई। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने यह बताया था कि श्री एस रामचंद्र अय्यर की आयु 64 वर्ष के लगभग हो गई है और वह फिर भी पद धारण किए हुए हैं। इस मामले में याचिका स्वीकार की गई। माननीय मद्रास हाई कोर्ट द्वारा यह याचिका स्वीकार की गई और इस याचिका में की सुनवाई के समय तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश राजेंद्र गढ़कर साहब द्वारा एस राजेंद्र अय्यर को से निवेदन करने पर उनके द्वारा पद से इस्तीफा दिया गया, जिससे यह याचिका एक तरह से सफल मानी जा सकती है। इसके पश्चात 1979 में कपिला हिंगोरानी द्वारा बिहार के जेलों में जो इनमेट्स थे, जो वहाँ के कैदी थे, उनकी कंडीशंस को लेकर एक याचिका दायर की गई। उस समय माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर थे। इन दोनों न्यायाधीश महोदय ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ऐसे कई निर्देश दिए जिसके कारण बिहार के जेलों से ऐसे 40,000 कैदियों को मुक्त किया गया जिनके मामले समाप्त हो चुके थे या जिन्हें बहुत अधिक समय तक और सज़ा के बराबर अवधि वो जेल में काट चुके थे। अभी रिसेंटली हमारे गृह मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस माह ऐसे सभी कैदियों को रिहा किया जाएगा जो 1/3 सेंटेंस जो किसी भी अपराध के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, अगर वो काट चुके हैं तो उन्हें जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें बॉन्ड पे, बेल या बॉन्ड पे उनको मुक्त कर दिया जाता है, पर्सनल बॉन्ड पे भी मुक्त कर दिया जाता है और इस तरह से उनकी सहायता की जा सकती है। इस प्रकार जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके कारण ये बदलाव आया कि सरकार ने इस बात पर विचार किया कि जेल में जो कैदी बहुत लंबे समय तक हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। एसपी गुप्ता के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की विस्तृत व्याख्या की गई और ये बताया गया कि वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। उनके द्वारा उसकी परिभाषा भी बताई गई और यह भी बताया गया कि किन मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका स्वीकार होना चाहिए और ऐसे फ्रिवलस मामले में जिसमें झूठी याचिका प्रस्तुत की गई है उसे स्वीकार नहीं की जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता जो आज का विषय है कि न्यायिक सक्रियता और समाज पर न्यायिक निर्णयों का प्रभाव, तो जो आज का विषय है उसके हिसाब से न्यायिक सक्रियता वास्तव में पीआईएल के उद्भव से आई है, परंतु कई मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे निर्णय दिए गए
जिससे हमारे समाज पर बड़ा बदलाव आया है। इसमें से एक बड़ा केस जो 70 के दशक में हुआ था वो है बैंक नेशनलाइजेशन केस। वर्ष 1970 में करीब 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो प्राइवेट बैंक थे। यह केस आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट था और संविधान के अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान था कि किसी की भी संपत्ति उसका रखना उसका मौलिक अधिकार है। तो इसकी इस राष्ट्रीयकरण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये इस मौलिक अधिकार का हनन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया निजी प्रॉपर्टी के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट में लगाए जा सकते हैं, परंतु ऐसी संपत्ति लेने के लिए जो उसका स्वामी है उसे उचित कंपनसेशन देना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि यह देखा जाए कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उसमें और पब्लिक हित में, लोक हित में आवश्यक संतुलन बना रखें। ऐसा ना हो कि हम केवल लोक हित ही देखें और जो उसके व्यक्तिगत आधार हैं उनका हनन करें। तो यह केस इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि इससे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक बड़ी श्रृंखला प्राप्त हुई, जिसमें रोजगार के बड़े अवसर हमारे युवाओं को उस ज़माने में प्राप्त हुए। मुझे याद है कि 70 के दशक में जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय इसकी वजह से 500-600 वैकेंसी बैंक में निकला करती थी और कई मेरे साथ पढ़ने वाले कई ऐसे मित्र थे जिन्होंने उस समय बैंक ज्वाइन किया और जो काफ़ी पदोन्नति करके काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट से आज रिटायर होके यहाँ रह रहे हैं, भोपाल में भी रहते हैं और अन्य स्थानों पे भी रहते हैं। तो ये लाभ समाज को जो है ये उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से हुआ। हालांकि इसमें जो राष्ट्रीयकरण किया था वो सरकार ने किया था, मगर जो इसका निर्णय दिया गया वो इस प्रकार दिया गया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना और सरकार के निर्णय को सही माना। इसके बाद एक केस हुआ केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती के मामले में इस बात को चुनौती दी गई थी कि आखिर हमारी जो पार्लियामेंट है उसका संविधान के अमेंडमेंट करने के लिए उसके अधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है कि प्रक्रिया पालन करके, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है परंतु उसका इस यहाँ बताने का आवश्यकता नहीं है, उस प्रक्रिया को पालन करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठा था कि कितना भाग उसका संविधान का संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया कि क्या पार्लियामेंट जो है पूरे संविधान को बदल के दूसरा संविधान ला सकती है, यह प्रश्न उठाया गया। तो इस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो संविधान है पार्लियामेंट उसी के अंदर गढ़ की गई है, उसी का क्रिएशन है, इसलिए वो उस संविधान को जिसकी वो जननी है, जो संविधान उसकी जननी है, उस जननी को पूरी तरह से नहीं हटा सकता वो, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हटा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर हैं जिनमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इस मामले को बाद में 2014 के बाद जजेस के अपॉइंटमेंट केस में सरकार ने एक कमीशन बनाया नेशनल जुडिशियल कमीशन के नाम से, जिसमें यह प्रावधान था कि इसमें जो है वो कार्यपालिका के, न्यायपालिका के और साधारण जनता से ऐसे मेंबर रहेंगे जो जजेस का चुनाव करेंगे और उन्हें उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेंगे। तो इस मामले में इस निर्णय के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि यह जुडिशरी की स्वतंत्रता का हनन है
और उन्होंने उस पूरे एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया, जिसकी वजह से आज भी जो पुराना सिस्टम है कॉलेजियम, उसके माध्यम से ही जजेस की नियुक्ति होती है। अगला केस जो मेरी नज़र में आया है वो है गोदावर्धन का केस। गोदावर्धन तमिलनाडु की नीलगिरी जिले के एक बड़े जमींदार थे जिनके पास पैतृक संपत्ति बहुत अधिक थी। उस पैतृक संपत्ति में बड़े इलाके में वन लगा हुआ था। उन्होंने ये शिकायत की कि डिफॉरेस्टेशन के कारण, वनों की कटाई के कारण और ख़ास करके अवैधानिक कटाई के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, माइनिंग के कारण, नए कंस्ट्रक्शन के कारण वनों का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और उससे वहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई करके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसमें वन और उसके लगे हुए इलाकों में वृक्ष काटने पर बैन लगाया गया। यह भी आदेश दिया कि बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़े मापदंडों के अनुसार एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाएगी, तभी वो पेड़ काटे जाएंगे। ऐसा जो है पेड़ काटने पे उन्होंने पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा जो नेशनल पार्क थे, जो वन प्राणियों के लिए सुरक्षित थे, उनकी सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक कैंपा फंड का भी निर्माण किया गया, जिसमें पॉल्यूटर पेस के आधार पर जितना एनवायरनमेंट को कोई व्यक्ति उसकी गतिविधियों को, विकास की गतिविधियों के कारण जो वो नुकसान पहुंचाता है, उस फॉरेस्ट का वैल्यूएशन कर उसके लिए उससे फंड की वसूली की गई और उसे एक कैंपा फंड में रखा गया और इस फंड का उपयोग रिफॉरेस्टेशन के लिए किया गया, नए पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। इसी क्रम में अगला जो मामला है वो है शाहबानो का। शाहबानो जो थी एक मुस्लिम महिला थी। उनके पति मोहम्मद अहमद एक बड़े अधिवक्ता थे। मुस्लिम लॉ में ये प्रावधान है कि जो तलाकशुदा महिला होती है उसे 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसे इद्दत की अवधि कहते हैं। तो इद्दत की अवधि में ऐसा कोई मुस्लिम लॉ में प्रावधान नहीं है जिसमें तलाकशुदा महिला को उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके खाने पीने के लिए कुछ जो है वो मिल सके, पैसा मिल सके। इसके लिए प्रावधान जो है वो तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 125 में था, जो कि एक सामान्य नियम है, सभी धर्मों पर लागू है। और 125 के तहत शाहबानों ने ये लगाया था कि मेरे को इसका, इस पीरियड का और आगे भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इनके पति द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि चूँकि इस्लामिक धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह नहीं दिया जाएगा। तो इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि इद्दत के पीरियड में तो उनको देना ही पड़ेगा और ये जो कानून है सीआरपीसी, ये सभी धर्मों पर लागू होता है, सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इसलिए इस कानून के अंतर्गत आप धर्म के आधार पर मेंटेनेंस से किसी को वंचित नहीं रख सकते। यद्यपि बाद में जो सरकार थी, उस सरकार ने इस निर्णय को बदलने के लिए और मुस्लिम लॉ को रेस्टोर करने के लिए एक एक्ट पारित किया, जिसमें इसका प्रभाव को निष्प्रभाव करने की चेष्टा की गई। वो अलग बात है, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि निर्णय का क्या असर हुआ। तो इससे महिलाओं की अधिकार स्थापित हुए और जो है इससे बहुत महिलाओं को सहायता मिली। इस निर्णय का विरोध किया गया कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, कई लोगों द्वारा किया गया और कई लोगों द्वारा इसको फेवर भी किया गया कि ये महिलाओं की उन्नति के दिशा में एक अच्छा प्रावधान है। आगे हम देखें तो एक केस हुआ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके चैलेंज। यूपी में करीब 13,000 मदरसे हैं।
मदरसे में जैसा आप जानते हैं ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ये पाठशाला होती हैं जिसमें मुस्लिम धार्मिक शिक्षण के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें लगभग 12 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह एक्ट ये माना कि यूपी सरकार द्वारा जो ये एक्ट पारित किया गया मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसे पारित करने का यूपी सरकार को अधिकार था और यह कॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु जो हायर डिग्री वो देते थे, जो कामिल और फाजिल कहलाती थी, उन डिग्री को के बारे में यह पाया कि ये यूजीसी एक्ट जो है उसके प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए ऐसी हायर एजुकेशन की डिग्री वो नहीं दे सकते। परंतु जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, मदरसे का जो एग्जिस्टेंस है उन्होंने उसको वैलिड पाया और उसको जो है उन्होंने उसको अलाउ किया। फिर एक केस हुआ इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेके। जो अल्कोहल होता है वो आपको मालूम ही है, ये शराब का एक प्रमुख अवयव होता है। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल वो होता है जो पिया नहीं जाता परंतु उसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। अल्कोहल दो तरह के होते हैं, एक उद्योग में उपयोग किया जाने वाला अल्कोहल जिसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं, और दूसरा होता है पोर्टेबल अल्कोहल जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, ह्यूमन बीइंग उसका सेवन करके उपयोग करता है। जैसा कि आपको कई लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई हैं जो हमारे पार्लियामेंट और विधानसभा, स्टेट विधानसभा की शक्तियों को बताती हैं। लिस्ट 1 जो है वो पार्लियामेंट की शक्तियों को बताती है। लिस्ट 2 जो है वो उन विषयों को चिन्हित करती है जिस पे विधानसभा एक्ट बना सकती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है 3rd, उस पे दोनों एक्ट बना सकते हैं। तो जो 2nd लिस्ट थी उसकी एंट्री 8 के बारे में ये था कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शब्द लिखा हुआ था। इसमें एक सिंथेटिक एंड केमिकल करके एक मामला हुआ था जिसमें उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ये आदेश दिया था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो जो है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के श्रेणी में नहीं आता। इसमें केवल वो अल्कोहल, पोर्टेबल अल्कोहल आता है जिसका कि मानव सेवन करता है। परंतु बाद में उच्चतम न्यायालय ने सिंथेटिक एंड केमिकल्स के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की श्रेणी में आ सकता है, और इसका जो है वो पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों इस पर कानून बना सकती हैं और उसका जो है उपयोग, संग्रहण आदि उसको जो है वो कर सकती हैं। इसका समाज पे बड़ा प्रभाव है क्योंकि इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है उसका उपयोग करके इलीगल तौर पे लोग उसको ऐसा अल्कोहल बनाते थे जिससे अवैध शराब, इलीगल शराब बनाई जा सकती थी और जिसमें कई लोगों की मृत्यु होने की संभावना होती थी। इसलिए इसका समाज पे बड़ा वो है। इसके अधिकार के लिए जब कानून बना तो इस पे नियंत्रण करने में सरकार को आसानी हुई। इसके बाद जो केस मेरी नज़र में आया है वह है धारा 6A सिटीजन एक्ट। 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो बड़ी मात्रा में इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आसाम में घुसने लगे। इसके लिए वहाँ के जो वहाँ आसाम में उस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आसाम को स्वतंत्र बनाने के लिए, उन लोगों ने भारत सरकार से इसका बहुत विरोध किया और इसके लिए उन्होंने एक आसाम एकॉर्ड बनाया जिसमें सरकार और प्रोटेस्टिंग ग्रुप के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत सरकार ने धारा 6A सिटीजन एक्ट में जोड़ी, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो 1966 के पहले आसाम आए थे केवल उन्हीं को भारतीय सिटीजन माना, शेष को जो है इलीगल इमिग्रेंट माना और उनको वापस भेजने की कार्रवाई करने के लिए सरकार को सक्षम पाया। ये एक बड़ी समाज को बदलने वाला निर्णय था क्योंकि इससे जो है
हमारी जो है वो डेमोग्राफिकल जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बदलने की संभावना उत्पन्न हो गई थी। इस कारण से ये इस तरह के निर्णय से हमारे समाज में परिवर्तन आया। इसके बाद जो एक केस हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन। ये एक समाज सेवी थी सुकन्या शांता। इन्होंने एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लगाई कि जो प्रिजन मैनुअल है, जेल मैनुअल है, इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जो वहाँ के रहने वाले कैदियों के बीच भेदभाव करती हैं और कास्ट के आधार पर करती हैं, जो कि संविधान में परमिसेबल नहीं है। और इस तरह का जो भेदभाव है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे प्रावधान हैं जैसे जो साधारण सज़ा काट रहे हैं वो कोई मीनियल वर्क नहीं करेंगे। मीनियल मतलब साफ़ सफाई का, शौचालय साफ़ करने का, इस तरह का काम नहीं करेंगे जब तक कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग ना करते हों। एक ये प्रावधान था। दूसरा ये था कैदी नाइट गार्ड की ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए जो घुमंतु जाति के हों और जिनके भागने की संभावना हो। जो रसोई हैं, खाना बनाते हैं, ऐसी जाति के होना चाहिए जो सभी को उनके बनाया हुआ खाना खाने के लिए स्वीकार हो। इसलिए उसमें यह प्रावधान था कि जो हायर कास्ट हैं उन्हीं के व्यक्तियों को खाना बनवाने के लिए कहा जाए ताकि उनका हाथ का बनाया हुआ खाना सभी खा सकें। स्वीपर का काम करते हैं, उनके बारे में काम था कि वो जो सूटेबल कास्ट होती है जो यह काम करती है उसी के कैदियों से ये काम कराना जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह के जो भेदभाव है वो असंवैधानिक है और इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी से हर प्रकार का काम कराया जाना चाहिए। अगला केस जो मेरी नज़र में आया वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। ऐसे कई केस आजकल होते हैं जिसमें बच्चों के पोर्नोग्राफी के जो नग्न चित्र होते हैं उनको लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, उनको देखते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई संस्थित की गई। उस राज्य का जो उच्च न्यायालय था उसने उस कार्रवाई को क्वैश कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, यह कह के कि इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ये आगे इसको जो है फॉरवर्ड करेगा। मगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको रेस्टोर किया गया, उस दांडिक कार्रवाई को रेस्टोर किया गया और जो है वो उसमें जो है ये कहा गया कि उसको रखना, अपने फ़ोन पे उसको रखना जो है वो अपराध है। उसमें ये धारणा बनाई जा सकती है कि अगर उसने रखा है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड भी कर सकता है। इसलिए उसने जो है वो उसको किया और वो उसको जो है आपराधिक कार्रवाई करने के लिए विवश किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समाज पर गहन प्रभाव पड़ता है और ऐसे कई निर्णय हुए हैं जिनसे समाज में व्यापक बदलाव आया है। इसके साथ ही मैं सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सत्र आपके विचारों से ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बना। माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी, हम आप दोनों की उपस्थिति और विचारों के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी भागीदारी ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन। आइए अब जानते हैं हमारे कुछ सुधी श्रोतागणों के विचार। ये व्याख्यानमाला भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन कर रही है पिछले 22 वर्षों से, और इस व्याख्यानमाला को डॉक्टर सुमन की स्मृति में श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ ने आरंभ किया था। और इस व्याख्यानमाला का मुख्य उद्देश्य ये रहा, 22 साल पहले जो परिस्थिति थी लगभग वैसी ही आज है, और उन्होंने ये सोचकर इस विचार से इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ किया था कि इसमें देश भर के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, विद्वान
चिंतक, मनीषी अपनी बात रखें और उसमें गांधीवादी विचारधारा और विशेष रूप से मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़े, समाज में समरसता आए, प्रेम आए, अहिंसा आए, आपस में लोग मिलजुल करके रहें और इस देश का विकास करें। अनेक वर्षों से इस आयोजन से मैं जुड़ा हुआ हूं और विगत 2-3 वर्षों से निरंतर इस व्याख्यानमाला में अपनी उपस्थितियां यहाँ अंकित कर रहा हूं। सम्माननीय कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के पावन स्मृति में ये व्याख्यानमाला अभी आयोजित हो रही है। इससे पूर्व उनके निर्देशन में ही ये सारी योजनाएं बनाई गई थी। इस व्याख्यानमाला में मैंने देखा कि जो हमारे देश के चिंतक हैं, विचारक हैं, जिन्हें सामान्य रूप से कोई जानता नहीं है, वे यहाँ आकर के उन विषयों पर व्याख्यान यहाँ देते हैं जो विषय हमारे समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे विषयों का यहाँ इस व्याख्यानमाला में विनियोग किया जाता है और वे हमारे विद्वान अपना चिंतन समाज के उपयोग के लिए, समाज के कल्याण के लिए यहाँ प्रबोधन देते हैं और निश्चित रूप से व्याख्यानमाला अद्वितीय है। देश भर में जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनमें इस व्याख्यानमाला का विशिष्ट स्थान है। आदरणीय शिवमंगल सिंह सुमन जी, महात्मा गांधी जी और कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के इस पावन स्मरण में यह आयोजन निश्चित रूप से एक साहित्यिक जगत के लिए बहुत उपादेय है। ये उज्जैन नगर का एक बौद्धिक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सभी सामान्य जन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिसको सामान्य जनता के लिए एक विचार प्रबोधन या वैचारिक जागरण की आवश्यकता जहाँ होती है, उस तरह का ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्योंकि अखबारों में यदि प्रत्यक्ष भी नहीं आए यहाँ पे, लेकिन अखबारों में पूरी रिपोर्टिंग जब पढ़ते हैं हम ऐसे कार्यक्रमों की, तो उससे भी हमें बहुत अच्छी तरह से एक विचार साधना के लिए एक पाथेय मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। व्याख्यानमाला तो यह हमारी मानसिकता, प्राकृतिक सभी चीज़ों को उद्वेलित करती है और ये आज की जो वर्तमान जो दौर है, जो कहीं बहुत पिछड़ रहे हैं हम, उसको आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज इसको हर स्कूल में बताना चाहिए। तो पर्यावरण की जागरूकता के लिए, समाज की एक रास्ता के लिए, राजनीतिक जो उठापटक हो रही है उसके लिए, इन सब के लिए ये व्याख्यानमाला बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 दिवसीय अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का आयोजन कल 26 नवंबर 2024 को अपने समापन सत्र में प्रवेश करेगा। कल के मुख्य वक्ता होंगे माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख हैं। आपका विषय होगा व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन में कलाओं का योगदान। साथ ही कल के आयोजन की अध्यक्षता करेंगे उज्जैन के वरिष्ठ रंगकर्मी माननीय श्री शरद शर्मा जी। आप सभी से आग्रह है कि कल के सत्र में भी उपस्थिति देकर इस विचार यात्रा को और भी समृद्ध बनाएं। आज के आयोजन में सम्मिलित ऑफलाइन, ऑनलाइन और रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से सम्मिलित आप सभी सुधी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।